Namaste Gurukulians, how are you? Beta, one thing I want to tell you. In the first topic of this chapter, second, I told you one thing that this is the next topic, but I am telling you first thing. This topic I will do later now. In the first topic, I told you that suppose a positive point charge here plus Q, and we have to find the electrostatic potential due to this charge at point P. I want to find the electrostatic potential due to this charge at point P. Then what did I do? Is charge Q I brought from infinity to that point. We found the work done. After the work done, we divide the work done by this charge. ऐसे किया था मैंने, पोटेंशियल निकाला था. तो बच्चे एक बात को याद रखें, ठीक है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ राइट. लेकिन बेटा अगर आप बाहर से अंदर किसी चार्ज को लाओगे ना, तो वो चार्ज ऐसा होना चाहिए कि वो इसको इफेक्ट ना करे, ठीक है ना. तो वो चार्ज आपका बहुत छोटा होना चाहिए, उसको एक स्पेसिफिकली नाम बोलते हैं टेस्ट चार्ज. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले चैप्टर में हमने किया था, ठीक है ना. तो टेस्ट चार्ज लिखेंगे तो इस चार्ज को Q की बजाय Q0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, या Q से भी कर सकते हैं, बट इसको टेस्ट चार्ज लिख लेंगे. और इसकी खास बात क्या है कि ये बहुत छोटा होता है ताकि ये इसको इफेक्ट ना करे, ठीक है ना. रिजल्ट इससे भी सही आएगा, उससे भी सही आएगा, बट उससे एक छोटी सी हम ये बात कह सकते हैं कि वो जो है वो इसको इफेक्ट नहीं करता, उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं. उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? Q0. तो अब एक काम कीजिएगा, जो पहला टॉपिक था उसमें जहाँ भी Q आपने लिखा था उसको Q0 लिख लेंगे, और जो चार्ज लिखा हुआ था वो उसका नाम क्या है? टेस्ट चार्ज है. और यही चीज़ जो है वो हमने एक अगले टॉपिक में भी की थी. अगला टॉपिक कौन सा हमने किया था? रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, इसमें भी हमने बीच में एक बात लिखी थी, dW = माइनस FDR आया था हमारा, हमने दोनों साइड Q से डिवाइड कर दिया था. बेटा एक बात याद रखें, जब भी आपको पोटेंशियल निकालना होता है तब आप W को हमेशा टेस्ट चार्ज से डिवाइड कीजिए. उसमें और कुछ नहीं है, बस एक ये बात हो जाती है कि ये वाला चार्ज इसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए. आपको जो पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क को किससे डिवाइड करना है? आपने Q0 से, टेस्ट चार्ज, और कुछ नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज इट शुड नॉट इफेक्ट द प्राइम चार्ज, इसको ये इफेक्ट ना करे, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है. तो एक उस टॉपिक में और एक इस टॉपिक में Q को आप क्या लिख लीजिए? Q0. स्मॉल q को क्या लिख लीजिए? Q0. और ये क्या है? एक टेस्ट चार्ज है. जहाँ भी आपने इसको चार्ज लिखा उसको टेस्ट चार्ज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है कि ये इसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए. क्लियर? ओके. नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट electrostatic forces are conservative in nature. Electrostatic forces are conservative in nature. बेटा कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव का मतलब होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कि अगर मैं कोई वर्क करूँ, किसी फोर्स की सहायता से कोई वर्क करूँ, और वो जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड ना करे, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं. कंजर्वेटिव मतलब होता है कि संरक्षित, कि ये बिल्कुल इसकी वैल्यू यही की यही रहेगी. मैं आपको बताता हूँ कैसे, थोड़ा इसके एक बात को ध्यान से देखें. बेटा सपोज कीजिए देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B. देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B सपोज, एंड दीज बोथ पॉइंट्स आर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज. ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये 2 पॉइंट्स हैं. और मुझे एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है, A से B लाना है, किसी भी पाथ से लेके जाऊँ, मैं A से B लेके गया, ठीक है. फिर मैं उसी चार्ज को A से B किसी और पाथ से लेके गया, मैं 2 अलग अलग पाथ से लेके गया A से B, एक बार इस पाथ से, एक बार इस पाथ से. तो अगर दोनों में वर्क जो है मेरा, जो किया गया जो काम है वो सेम आता है, तो हम क्या कहते हैं बच्चे? हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है बेटा? कंजर्वेटिव है. बिकॉज मैंने आपको कहा ये दोनों पॉइंट्स किसी अनदर चार्ज की फील्ड में हैं, और एक चार्ज को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ला रहा हूँ, ओके.
तो मुझे बताइए बच्चे कितना वर्क करना पड़ेगा पहले ये बताइए। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज एंड वी विल ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज। देखो बच्चे, क्योंकि ये उस वाले चार्ज को जिसकी यहाँ पे फील्ड है उसको कोई इफेक्ट ना करे, तो टेस्ट चार्ज को पहले मैं ए से बी लाऊंगा इस पार से, फिर मैं ए से बी लेके जाऊंगा इस पार से। तो दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2। सो टेल मी डब्ल्यू ए बी, बेटा डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, टेल मी डब्ल्यू ए बी। यू नो बेटा व्हाट इज वी ए बी, टेल मी वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। अभी मैंने आपको कहा था जब भी पोटेंशियल निकालना हो तो आप वर्क को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, टेस्ट चार्ज से। तो आपके पास डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू ए बी आपका क्या हो जाएगा, क्यू नोट वी ए बी, क्यू नोट वी ए बी। और एक बात बताइए, वी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ये आपका हो जाएगा क्यू नोट वी बी माइनस वी ए, एज वी स्टडीड इन द फर्स्ट टॉपिक एज पोटेंशियल डिफरेंस। डब्ल्यू ए बी की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है, ओके। नाउ बेटा टेल मी वन थिंग, अगर मैं इसको इस पाथ से लेके जाता हूं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, टेस्ट चार्ज वही का वही है, पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो दिस इज डब्ल्यू ए बी अलोंग पाथ 1। नाउ डब्ल्यू ए बी अलोंग पाथ 2, सेम आंसर विल बी। नाउ टेल मी डब्ल्यू बी ए, अब उसमें बी से ए लाता हूं, इस पाथ से लाता हूं या किसी भी पाथ से, डब्ल्यू बी ए सपोज अलोंग 2 ले आता हूँ, अलोंग 2। पहले यहाँ से इसको यहाँ ले जाऊँ, मैंने वर्क कितना किया, ये किया, फिर उसको मैं यहाँ से ले जाऊँ तो वर्क मैंने फिर अगेन वही किया, क्योंकि ये केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। अगर 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं उसको ए से बी लेके नहीं गया, बी से ए लेके गया, तो बेटा क्या चीज़ आ जाएंगे, अब ये उल्टा हो जाएगा, इट विल बी क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। ओके फाइनल। तो बेटा एक बात बताइए, व्हेन वी ऐड बोथ, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, सपोज कीजिए मैं ये वर्क ऐसे कर रहा हूँ, पहले तो मैंने वर्क निकाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आया, फिर मैंने वर्क निकाला यहाँ से यहाँ तक, मेरा ये आया, सेम आया। ओके लेकिन अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। इसे कहते हैं फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। जिस फोर्स के द्वारा किया गया जो काम है, वर्क है, वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। तो दिस मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बस आपको सिर्फ इतना लिखना है। और फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा केस बना दिया। ये तो पहला केस था, मैं एक बार इसको इस पाथ से लेके गया, एक बार इस पाथ से, दोनों में वर्क क्या आया, सेम। अच्छा फिर मैंने एक काम और किया, एक बार मैं इस पाथ से लेके गया, फिर मैं इस पाथ से वापस ले आया, तो बेटा क्या होगा, टेल मी, डब्ल्यू बी ए कितना हो जाएगा मेरे पास, क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। ए से बी लेके गया, बी से ए वापस लाया। नाउ ऐड बोथ, ऐड बोथ, तो टोटल वर्क डन, पहले ए से बी तक का वर्क डन कितना है, ये, बी से लेके ए तक का कितना है वर्क डन, ये, टोटल कितना हो गया, डब्ल्यू ए से लेके बी अगेन बी टू ए, ऐड बोथ, व्हेन वी ऐड बोथ वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी, 0। बेटा लिसन, two things you can say, along both the paths same work is done, or you can say that along the closed path work done is 0. Both things you can say. Okay, so hence this is the condition for the conservative forces, that the work done due to these forces only depends upon initial and final points. See, both have the same work done, and in this case, in case of closed path, work done is 0. It means in case of closed path, work done is 0 due to the electrostatic force. Okay, so we can say that, okay, one thing more we can say that it means
And you know what do you mean by work done? Work done is you always know that work done is F dot dl is equal to 0. Circle for closed path. Closed path work done by electrostatic force is always equal to 0. So इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको लिखने के बाद हम ये लिख सकते हैं इन जनरल, और फिर हम ये कह सकते हैं दिस मीन्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स along a closed path is always equal to 0, hence electrostatic forces are conservative nature. ओके बेटा, फाइन. सो बेटा ये क्यू नोट हम मैंने क्यू नोट क्यों लिया, क्योंकि इतना छोटा चार्ज है कि ये प्राइम जो चार्ज है उसको ये इफेक्ट ना करे, इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है. तो दिस इज द. तो चलिए बच्चे, अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो ये है, मेरी बात सुनिए, इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के. ओके फिर हमारा चैप्टर 2 का अगला पार्ट जो है कैपेसिटेंस वो स्टार्ट हो जाएगा. ओके नाउ द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 ends now. After this I will give you its assignment. After then part 2 of chapter 2 will start capacitance. Okay, listen. बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Expression for electric potential energy of system of charges. Suppose beta, see 1 minute for 1 minute. Beta suppose there are 2 charge particles. Suppose there are n charge particles. Suppose I have n charge particle Q1, Q2, okay, Q1, Q2, Qn. Suppose here it is placed Qn, Q1, Q2, Q3, Q4. There are n charge particles, okay. And suppose we have to find its potential energy for the whole system, okay. बेटा how we find the potential energy? हम बच्चे, मैंने आपको उस दिन भी एक बात कही थी, अगर कोई आपको ये कहे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चोक, तो आप ये कहेंगे हाउ मच वर्क इज डन इन टेकिंग दिस चोक फ्रॉम ग्राउंड टू दिस. बिकॉज हम बच्चे ग्राउंड को रेफरेंस लेवल मानते हैं, इस पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं, और 0 से लेके यहाँ तक लाने में कितना वर्क किया, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 0, मैंने कितना अपना वर्क और डाल दिया उसके अंदर, देन दिस बिकम्स द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. Now बेटा suppose these charges are at infinity, तो उन चार्जेस को यहां पर बिठाने के लिए, यहां पर लाने के लिए मैंने कितना वर्क किया, एंड दिस वर्क विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके फाइनल. लिसन, इट्स वेरी इजी बेटा. सो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं. एक तो बहुत सारे चार्ज पड़े हैं लेकिन एक्सटर्नल फील्ड कोई भी नहीं है, तो आपको लिखना कैसे. Let us consider there are n charge particles, okay, and n charge particles, and the separation between Q1 and Q2 is, suppose R1, R12, suppose separation between Q2 and Q3 is suppose R23, and in general we can write separation between Q2 and Qn is R2n. Suppose this is the separation between the R1 and R2. Clear? R2n.
distance between Q1 and Q2 is R12 and distance between 2 and n is R2n. Okay, suppose this vector is R12 vector, this vector is R2n vector. This is the n vectors, n charges there are. Okay, तो इसकी अब इस क्वेश्चन पे हम दो कंडीशन पे काम करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, नो एक्सटर्नल फील्ड इज देयर. बेटा देखो दो केस बनाएंगे. पहला केस है कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, बस ये चार्जेज हैं, बाहर से कोई भी फील्ड नहीं आ रही. ओके, तो बेटा लिसन, तो मुझे बताइए Q को इन्फिनिटी से यहां पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा. हम सबको अलग अलग लाएंगे. वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेल मी Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोजीशन, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोजीशन, respective position. Tell me beta, when you brought Q1 from infinity to it, then you did any work? No beta, you did not do any work, because यहाँ पे किसी की फील्ड ही नहीं थी. और जब तक किसी की फील्ड नहीं होगी आप उसके अगेंस्ट कैसे काम करोगे? नो वर्क विल बी डन. सो W1 विल बी इक्वल टू 0. W1 विल बी इक्वल टू बेटा 0. ओके, क्लियर, फाइनल. Now beta, second thing, when we will bring charge Q2 from infinity to here, Q2, then beta work done in bringing Q2. Beta now tell me, when we brought Q2 here, then here there was the field of Q1, and you know when a charge is brought in the field of any other, then what is the work done in the first topic of this chapter? Then W2, it was W1, W2. How much it will be? 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. क्लियर बेटा? क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पे लाऊं तो यहाँ पर इसकी फील्ड है, तो दिस विल बी द वर्क डन. नाउ बेटा, when you will bring the third charge Q3, then how much work you have to do? Now tell me, when I will bring charge Q3 from infinity to respective point, any respective position, ये तो मैंने n माना हुआ है, कोई respective position, तो बेटा there will be the electric field of two charges, its and its also. अब बेटा एक बात ध्यान से देखिए. Now work done in bringing Q3 in the respective position. Suppose it is 3. Suppose it is 3. Suppose, and this is suppose n, any other n, कहीं भी पड़ा है n. Now distance between 1 and 2 is 1 2, 2 and 3 is 2 3, 1 and 3 is 1 3. Okay, suppose here is 2 4, 1 and 4 is 1 4, 2 and 4 is 2 4, in this way. Clear? Now tell me, work done in bringing Q3. Tell me. Now here we have to do the work against two electric fields, one of it and one of it. Now it will be work done against its field. Tell me what will be the answer? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R23. Okay, it will be there. Clear? Now beta, listen one thing very important. In the similar way, we will get, there are no term in work done 1, there is single term in 2, there are two terms in W3, and in W4 there will be 3 terms. How? When Q4 will be brought, then from Q1
we have to work done in bringing Q4 against its field, its field, and against its field. Now W4 will have 3 terms. Tell me, 1 by 4 pi epsilon naught, Q1 Q4 R14, Q2 Q4 R14, okay, R24, sorry, Q3 Q4 R34 in this way, okay, final. So in this way beta we have to do the work done in the various cases. Suppose we have brought n charges here. Now beta tell me, what will be the total work done? Add all. Add all. Beta listen, when we will add all, then beta what will happen? Listen, here R12 is there, here R13 is there, here R2 is 3 is there. Beta listen, it's very important beta. How will you write the summation? When I will write all thing in summation, then what will be beta, what will happen? What will be common? Common will be 1 by 4 pi epsilon naught. And what will be in summation? Tell me, what will be in summation beta? What will be in summation? There are 2 terms of Q, Qi, Qj upon Rij. Qi, Qj upon Rij. And here you will write here, what will you write? I running from, tell me, I running from 1 to n, and j also running from 1 to n, and I and j both are not equal. I and j beta both are not equal. Beta now tell me, here you will find that here 1 3 will come only 1 time, but here 1 3 will come 2 times. When I will 1, j will 3. When I will 3, j will 1. Here I3 will come 2 times. Here I3 will come 1 times. Okay. So in the front of it, I will divide it by 2, because here R13 will come 2 times, but here R13 is for single time. Then W can be written as is equal to 1 by, it will be 8 pi epsilon naught summation I from 1 to n, j from 1 to n, Qi, Qj upon Rij. And I is not equal to j also. I is not equal to j also. You can write here 2 summations. I for I, its summation you can write in this way. 1 by 4, 8 by epsilon naught summation I from 1 to n, j from 1 to n. Okay, I from 1 to n, j from 1 to n. I should not equal to j, Qi, Qj upon Rij. Okay, you can write in this way. Clear? No problem is there. This is the work done. Beta ye to tab hai when no external field is there. Charges are free, they are not kept in the field of any other charge. But beta, if the charges are kept in the field of any other charge, in any external field, then beta what will you do? Listen. Now second part is there. Second part is there. Now external field is there. External field is there. Now beta we will do this question for 2 charges, Q1 and Q2. Okay. Now external field is there. Now beta suppose, what we will write here? Suppose we have 2 charge particles Q1 and Q2. They are placed in external field E vector. They are placed in external field intensity E vector, and we have to find its potential energy of the system. Okay. Now better tell me, now when you will brought Q1 from infinity to that point, suppose these are the 2 charges, they are placed in external electric field, this. Okay. Now when you will bring Q1 from infinity to there,
नाउ बेटा यू हैव टू वर्क बिकॉज यू आर कमिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द you are coming in the electric field of any other charge, external electric field. Now work is done. Now beta, what will be the work? Now what will you write here? Suppose two charges q1 and q2 are placed in the external electric field E vector. Okay, now we will find the total work done in bringing these both charges from infinity to the respective positions. Now first of all, let W1 is in bringing Q1 from infinity to respective position. Now tell me beta, what will be the value of W1? You have not to make the figure, no problem. Tell me beta, what will be the value of W1? You know beta, now if suppose these are two charges q1 and q2, if there is field of any other external field, suppose if there is any other external field, then at 2 points there will be some potential of that field. Suppose at this point potential due to that field is V1. Suppose at this point potential due to that field is V2. Suppose, and you know V is the function of R. V is equal to 1 by 4 pi epsilon to q by r. So it, suppose position vector of this point is r1 vector, and suppose position vector of this is r2 vector. Beta, these are not in multiply. This is only v1 is the function of r1 vector, here v2 is the function of r2 vector. No problem is there. You can write v1 and v2 simply, no problem. Then let tell me what will be the value of w1. W1 will be equal to, you know v is w by q. But you will say that sir, now you have told that hey, it should be q naught. No beta, q naught is only to find the potential. But ये तो पहले से ही potential यहाँ पे है, no problem, उसमें कोई problem नहीं है. q naught और q naught for a reason that it should not affect that. You can write here also q, no problem is there. Okay, beta, now tell me here w will be equal to q into v. Now tell me beta, there are two charges. At here potential of that field is V1, at here potential of that field is V2. When you will bring Q1 from infinity to this point, how much work you have to do? QV means Q1 V1. बेटा, जो मैंने आपको Q नोट वाली बात कही है वो कोई इतनी वो नहीं है, बस वो तो एक नोटेशन है, कन्वेंशन है हमारी तरफ से कि हम ऐसा लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वो तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, बट यहाँ तो पहले से ही पोटेंशियल हमें दिए हुए हैं. ओके, नाउ लिसन बेटा. नाउ व्हाट डिड आई से यू टेल मी. Let W1 is the work done in bringing Q1 from infinity to respective position. Then now W1 is not 0 because there is the field of external field. There is the external field. Now beta, due to this field, it will have potential V1. This point has potential V1 and this point has potential V2. Now beta, you know W is equal to QV means Q1 V1. This is the work done. Now let W2 is work in bringing Q2 from infinity. Then beta, tell me what will be there. W2 will be, listen, Q2 V2. Q2 V2, and one thing more. When you will bring Q2, there are two fields, one of external and one due to this also. And due to this, अगर आपको पता है एक चार्ज को मैं किसी की फील्ड में लाता हूं तो मुझे वर्क कितना करना पड़ता है. सपोज दिस डिस्टेंस इज r12 वेक्टर, दिस डिस्प्लेसमेंट इज r12 वेक्टर. देन व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, टेल मी. वर्क डन q1 q2 अपॉन. बेटा, पिछले टॉपिक में आपने यही तो पढ़ा है कि जब भी किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में लाते हैं तो आपको वर्क कितना करना पड़ता है. ये हमने पहले टॉपिक में भी किया था इस चैप्टर के, ये इससे पिछले टॉपिक में भी किया है. अगर किसी चार्ज को फील्ड में लाते हो ना, किसी के एक्सटर्नल फील्ड में, फिर तो आपको लिखना है QV, जस्ट Q1 V1.
इसको लाए थे तो Q2 V2 भी, लेकिन इसको मैं लाया हूं तो यहाँ पर इसकी फील्ड भी तो है पहले से, और अगर किसी चार्ज को किसी की फील्ड में ले जाता हूं तो मुझे इतना वर्क करना पड़ता है। ओके, और वर्क क्या होती है बेटा? वर्क इज एनर्जी। सो बेटा टोटल वर्क डन, नो नीड टू मेक फिगर बेटा इन दिस क्वेश्चन, एड बोथ। R12 vector magnitude or R12, no problem is there. Okay beta, final. So beta, this is the total potential energy in this case, and पिछले केस में जो मैंने समेशन लिया था, that was the total potential energy in the last case. Okay beta, okay beta. If any problem is there, then you can tell. Okay beta, one thing very important I have forgotten to tell you, unit of electric potential. You everyone can know beta, potential is work upon charge, so joule per coulomb you can write its unit. SI unit of potential difference. Next last point, as V is equal to W by Q, so its SI unit becomes, पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी बेटा? इज जूल पर कूलम, एंड यू नो 1 जूल पर कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट, एज यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास ऑल्सो. ओके बेटा, एंड टेल मी बेटा वन थिंग मोर, electrostatic potential is scalar quantity or vector quantity? Again I am telling you, work is scalar quantity, charge is also scalar quantity, so electrostatic potential is also the scalar quantity. Okay, तो हमने क्या कहा बेटा? What is the SI unit of potential difference? You will say it as the joule per coulomb. और आपको पता है बेटा जूल की क्या होती है, वर्क डन की क्या होती है? न्यूटन मीटर. You can say it as Newton meter per coulomb also. Okay, fine. What will be its dimensional formula beta? Tell me. You have to write its dimensional formula also beta. मैं कोई छोटी सी बात बता दूं बेटा, dimensional formula कैसे देखते हैं? In 11th class you studied that there are the 7 fundamental physical quantities, जिसमें mass, length, time, temperature, luminous intensity, electric current and mole was there. लेकिन बेटा listen, you know potential or potential difference is equal to W upon charge. You know it is W upon charge. आप फिर से कहेंगे सर आपने क्यू नोट क्यों नहीं लिखा? बेटा वो एक कन्वेंशन थी उस टॉपिक में कि हम एक कन्वेंशन लेके चलेंगे कि उसको इफेक्ट ना करे, जब भी कोई चार्ज किसी की फील्ड में जाता है तो इफेक्ट ना करे, बात खत्म, और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी. ओके, W upon Q, potential is this, suppose W upon Q, this is dimension. Now beta you know the dimension of this W, dimensional equation of W, work, tell me. M1 L2 T minus 2, you know everyone, M1 L2 T minus 2, and of charge beta you know charge can be written as current into time, as in 10th class. Electric current has unit ampere, I can write it as A time for T, AT. Okay, WQ when I put here, then it will be dimensional formula for dimensional equation for of potential, or potential difference will be M1 L2 T minus 3 A minus. आपको वैसे हमने AT क्यों लिख दिया? Because I have to convert Q into basic quantity. I is basic, T is basic, AT, A for ampere, T for time, here A is also basic. Okay, in this way you can write its dimensional formula. Similarly you can derive the dimensional formula of electric field intensity, anything beta you can do, charge, electric force, electrostatic field intensity, etc. you can make it. Okay beta,
Now beta, this chapter has been completed. Now in the next video we will discuss about its various numericals and I will give you its assignment. Beta, today I have put the last assignment of electric flux and area in the website. You can check it. If you have any problem in this regarding or regarding that assignment, then you can talk to me. Okay beta, thank you very much. Stay at home बेटा और अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा, बिकॉज यू हैव टू क्रैक जी मेन एडवांस एग्जाम. ओके बेटा, थैंक यू बेटा.